Hello everyone, I am Pramod Kumar Sak and welcome to my YouTube channel Mac Learning Point. Today we are going to discuss thermodynamics from question number 106 to 120. So let's see question number 106. 106 में पूछा गया है For a thermodynamic process to be reversible, the temperature difference between hot body and the working substance should be. अगर कोई थर्मोडायनेमिक प्रोसेस रिवर्सिबल है तो उसमें जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा वो कितना होगा। तो हम जानते हैं आइसोथर्मल जो होती है, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होती है, थर्मोडायनेमिकली रिवर्सिबल होती है। थर्मोडायनेमिकली रिवर्सिबल होती है। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर डिफरेंस अगर जीरो होगा, टेम्परेचर डिफरेंस अगर जीरो हो जाएगा तो जो प्रोसेस कौन सी हो जाएगी, हमारी आइसोथर्मल प्रोसेस हो जाएगी। आइसोथर्मल प्रोसेस हमारी कौन सी होती है, थर्मोडायनेमिकली रिवर्सिबल। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 0। नेक्स्ट है 107। इसमें पूछा गया है मिनिमम वर्क इन कंप्रेसर इज पॉसिबल व्हेन द वैल्यू ऑफ एडियाबैटिक इंडेक्स n इज इक्वल टू। तो चलिए देखते हैं मिनिमम वर्क कब पॉसिबल होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ वाला जो पार्ट है ये क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सपेंशन। ठीक है, ये एक्सपेंशन के लिए है और इधर वाला जो पार्ट है वो किसके लिए है, कंप्रेशन के लिए है। तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि मिनिमम वर्क कंप्रेशन में कब होता है, अगर इंडेक्स n की वैल्यू पे हमारा वर्क डिपेंड करता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो लाइन है ये आइसोथर्मल के लिए लाइन है, ठीक है, ये पॉलीट्रॉपिक के लिए लाइन है और ये जो है एडियाबैटिक के लिए लाइन है। यहाँ पे ये कांस्टेंट वॉल्यूम है और ये है कांस्टेंट प्रेशर लाइन। वर्क क्या होता है हमारा, वर्क होता है एरिया अंडर द पीवी डायग्राम। ठीक है, एरिया अंडर पीवी डायग्राम। तो पीवी डायग्राम के अंदर जो एरिया होगा, अगर जिसका एरिया कम होगा उसमें वर्क डन कम होगा। तो यहाँ पे ये हमारी आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में जो एरिया होगा वो हमारा इतना होगा, ठीक है। और पॉलीट्रॉपिक में क्या होगा, बढ़ जाएगा, ये यहाँ पे पॉलीट्रॉपिक में बढ़ जाएगा यहाँ तक, ठीक है, और इसके अंदर ये हो जाएगा। तो इस तरीके से जैसे जैसे n की वैल्यू हमारी इंक्रीज होती जा रही है तो एरिया हमारा क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। जब एरिया इंक्रीज हो रहा है, एरिया इंक्रीज होगा तो वर्क डन भी इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे सबसे मिनिमम वर्क जो है वो कंप्रेशन में किसके अंदर होगा, आइसोथर्मल के अंदर, ठीक है। अगर वहीं पे हम एक्सपेंशन में बात करें, एक्सपेंशन में बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए आइसोथर्मल में सबसे ज़्यादा वर्क डन होगा, फिर उससे कम होगा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में और उससे कम होगा एडियाबैटिक प्रोसेस में। तो एक्सपेंशन में मिनिमम वर्क किसके अंदर होगा, एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर, और सबसे मैक्सिमम कंप्रेशन में किस में होगा, एडियाबैटिक में। तो यहाँ पे उल्टा हो जाता है, कंप्रेशन के लिए पूछा गया है यहाँ पे। तो कंप्रेशन में मिनिमम वर्क हमारा होगा आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। जो आइसोथर्मल प्रोसेस होती है उसमें PV टू द पावर n इक्वल टू सी हमारा पॉलीट्रॉपिक लॉ होता है। तो यहाँ पे n की वैल्यू अगर 1 है, n इक्वल टू 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा। PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा तो ये क्या कहलाएगा, हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस कहलाएगी, ठीक है। तो n इक्वल टू 1 के लिए ये वर्क डन क्या होगा, कंप्रेसर के लिए मिनिमम होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 108। इसमें पूछा गया है 2 kg ऑफ सब्सटेंस रिसीव्स 500 किलो जूल एंड अंडरगोज ए टेम्परेचर चेंज फ्रॉम 100 डिग्री सेल्सियस टू 200 डिग्री सेल्सियस। द एवरेज स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस ड्यूरिंग द प्रोसेस विल बी। तो यहाँ पे एवरेज स्पेसिफिक हीट के बारे में पूछा गया है। जब यहाँ पे हीट की जो वैल्यू है, सब्सटेंस रिसीव्स 500 किलो जूल, तो यहाँ पे हीट की जो वैल्यू है 500 किलो जूल दी गई है, मास की जो वैल्यू है 2 किलोग्राम दिया गया है, और जो टेम्परेचर डिफरेंस है यहाँ पे 200 माइनस 100 मतलब 100 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। तो हम जानते हैं जो हीट होती है, हीट क्या होती है, mCp डेल्टा टी या mCv डेल्टा टी, ठीक है। तो देखते हैं, यहाँ पे देखिए ये मास दिया गया है 2 kg,
हीट दी गई 500 किलो जूल और टेम्परेचर डिफरेंस 200 माइनस 100 कितना हो गया 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे हीट क्या होगी mCp डेल्टा टी। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 500 क्यू की वैल्यू इक्वल टू मास की वैल्यू 2 इंटू में Cp हमें कैलकुलेट करना है इंटू में 100। तो Cp इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये कितना हो गया 200 हो गया और 200 को इधर लेके आएंगे 500 डिवाइड बाई 200। ठीक है, 500 डिवाइड बाई 200 कितना आ जाएगा 2.5 किलो जूल पर केजी केल्विन। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा देखते हैं, 2.5 आ रहा था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 2.5 किलो जूल पर केजी केल्विन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109। इसमें पूछा गया है द स्पेसिफिक वर्क इनपुट ड्यूरिंग ए कंप्रेशन साइकिल फ्रॉम P1 टू P2 इफ कंप्रेशन इज आइसोथर्मल इज गिवन बाय। यहाँ पे हमें वर्क डन निकालना है आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर। अगर ये जो आइसोथर्मल प्रोसेस है उसके अंदर कंप्रेशन हो रहा है तो कंप्रेशन वर्क निकालना है हमें। तो देखते हैं वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। अब यहाँ पे जो प्रोसेस ली गई है हमने एक्सपेंशन प्रोसेस ली है, और जो कंप्रेशन होगा कंप्रेशन किस तरीके से होगा, यहाँ से उल्टा हो जाएगा ये 1 से 2, और अभी यहाँ पे जो लिया गया प्रोसेस वो कौन ली गई है 1 से 2 इस तरीके से। ठीक है, एक्सपेंशन प्रोसेस के लिए हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, उसका उल्टा हो जाएगा कंप्रेशन के लिए। तो यहाँ पे वर्क डन जो होता है वो क्या होता है डेल डब्ल्यू इक्वल टू होता है PdV। ठीक है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो पॉलीट्रॉपिक लॉ होता है वो क्या होता है PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ से P1 V1 इक्वल टू किसके बराबर होगा P2 V2 के। तो यहाँ से अपन P की वैल्यू है वो कैलकुलेट कर लेंगे, P इक्वल टू आ जाएगा C/V। ठीक है, यहाँ पे जो वर्क डन था वर्क डन को अपन लिमिट पुट कर देंगे 1 से 2, यहाँ 1 से 2 एक्सपेंशन करा रहे हैं तो 1 से 2 हो गया। तो ये हो जाएगा 1 से 2 डेल डब्ल्यू, और ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 से 2 PdV। तो वर्क डन क्या हो जाएगा 1 से 2, यहाँ पे P की वैल्यू C/V निकली थी तो ये C/V वैल्यू पुट कर देंगे इसके अंदर। C हमारा कांस्टेंट है, C को बाहर ले लिया, 1 से 2 dV/V। तो dV/V का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या आएगा log V आ जाएगा, और लिमिट हमारी क्या है 1 से 2। ठीक है, जब लिमिट हम पुट करेंगे इसके अंदर तो ये क्या आ जाएगा ln V2/V1, और C जो था वो हमारा क्या था P1 V1 इक्वल टू P2 V2। C की जगह हमने क्या पुट कर दिया P1 V1 और ln V2/V1, और जो V2/V1 है उसकी जगह अपन क्या रख सकते हैं P1/P2। यहाँ से P1 V1 इक्वल टू P2 V2। तो यहाँ से P1 V1 इक्वल टू P2 V2 से कैलकुलेट करेंगे तो ये P1/P2 इक्वल टू क्या आ रहा है V2/V1। तो ये हमारा आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो वर्क डन है वो क्या निकल के आ रहा है, ये आ रहा है P1 V1 ln P1/P2। अगर इसी तरीके से हम कंप्रेशन के लिए देखें, कंप्रेशन के लिए क्या होगा ये उल्टा हो जाएगा, यहाँ से 1 से 2, ये 1 से 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, और इंटीग्रेट हमें कहाँ से कहाँ करना पड़ेगा 1 से 2 करना पड़ेगा। तो हमारा निकल के क्या आएगा यही आएगा P1 V1 ln P1/P2। लेकिन कंप्रेशन में जो वर्क होगा वो हमारा क्या होगा नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे ये नेगेटिव हो जाएगा, तो इसलिए ये जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा P2/P1। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा कंप्रेशन वर्क है तो ये क्या होगा नेगेटिव होगा, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे P1 V1 ln P1/P2 है, तो ये नेगेटिव को हटाएंगे तो ये क्या होगा P1 V1 ln P2/P1। ठीक है, उल्टा हो जाएगा ये P2/P1। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर A P1 V1 ln P2/P1। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110। इसमें पूछा गया है 110 में एयर इज टू बी कंप्रेस्ड फ्रॉम एटमॉस्फेरिक कंडीशन टू 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन विच केस द हीट ट्रांसफर्ड विल बी मिनिमम। तो हम जानते हैं एडियाबैटिक जो प्रोसेस होती है, एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफ़र क्या होती है 0 होती है।
तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, हीट ट्रांसफ़र के बारे में पूछा गया है। हीट ट्रांसफ़र एडियाबैटिक में क्या होती है, Q इक्वल टू 0 होती है। ठीक है, इसको अपन यहाँ इस तरीके से भी समझ सकते हैं। जो PV डायग्राम बना हुआ था इससे पहले वाले जो लेक्चर में हमने डिस्कस किया है, PV डायग्राम, उससे TS डायग्राम बनाएंगे। ये वाला डायग्राम है, ये जो डायग्राम है इसको TS डायग्राम में कन्वर्ट किया है। तो देखते हैं TS डायग्राम से। यहाँ पे ये TS डायग्राम है। यहाँ पे देखिए ये जो प्रोसेस है, ये वाली जो प्रोसेस है वो किसके लिए है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन के लिए। ठीक है, और इधर ये क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो प्रोसेस है वो एडियाबैटिक प्रोसेस है, ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, ये यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो एंट्रोपी होती है, एंट्रोपी क्या होती है, DS इक्वल टू DQ बाई T। एंट्रोपी ये होती है हमारी। तो यहाँ पे एंट्रोपी क्या दिख रही है हमें, एंट्रोपी कांस्टेंट है। एंट्रोपी कांस्टेंट है मतलब इसमें ये जो चेंज है वो 0 है। तो ये जो हीट ट्रांसफ़र है DQ क्या होगा, हो जाएगा 0। दूसरे तरीके से अगर देखें अपन, दूसरे तरीके से देखें तो इसका जो एरिया होगा, एरिया अंडर द TS डायग्राम, एरिया अंडर द TS डायग्राम क्या होगा, एरिया 0 होगा इसका। जब एरिया 0 होगा तो हीट हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसमें एरिया देखेंगे TS डायग्राम के अंदर तो हम क्या निकाल सकते हैं, हीट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हीट निकालने के लिए अपन ये वाला डायग्राम यूज करते हैं और वर्क डन निकालने के लिए PV डायग्राम यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो एडियाबैटिक कंप्रेशन हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, तो उसके लिए हमारी ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, तो इसलिए यहाँ पे हीट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि इसका जो एरिया है वो क्या होगा, 0 होगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111। इसमें पूछा गया है 1 मीटर क्यूब ऑफ एयर एट अ प्रेशर ऑफ 10 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज अलाउड टू एक्सपेंड फ्रीली टू ए वॉल्यूम ऑफ 10 मीटर क्यूब, द वर्क डन विल बी। तो यहाँ पे वर्क डन के बारे में पूछा गया है। जब हम एयर को 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम से 10 मीटर क्यूब वॉल्यूम तक फ्रीली एक्सपेंड करा रहे हैं, तो हम जानते हैं जब फ्री एक्सपेंशन होता है, फ्री एक्सपेंशन होता है तो वहाँ पे वर्क डन क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, ये जो डेटा दिया गया है उसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्रीली एक्सपेंशन हो रहा है, तो फ्री एक्सपेंशन होगा तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 112। इसमें पूछा गया है मॉलिक्यूलर वॉल्यूम ऑफ एनी परफेक्ट गैस एट 600 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड 27 डिग्री सेल्सियस विल बी। तो यहाँ पे ये प्रेशर दिया गया है और टेम्परेचर दिया गया है। इस प्रेशर और टेम्परेचर पर हमें मॉलिक्यूलर वॉल्यूम निकालना है। तो देखते हैं प्रेशर कितना दिया है, 600 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दिया गया है, तो यहाँ पे ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया गया है तो इसको केल्विन कन्वर्ट कर लिया, 300 केल्विन हो जाएगा, 27 डिग्री सेल्सियस दिया है तो। और मॉलिक्यूलर वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम अपॉन में मोल। ठीक है, वॉल्यूम अपॉन में मोल, वॉल्यूम मतलब V अपॉन में नंबर ऑफ मोल। ठीक है, ये हो गया हमारा मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। तो यहाँ पे PV इक्वल टू NRT, PV इक्वल टू NRT में हम क्या निकालेंगे, ये N क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स रहते हैं, और V हमारा क्या है, वॉल्यूम है, तो V अपॉन N, V अपॉन N इक्वल टू क्या आ जाएगा, RT अपॉन में P। तो यहाँ से ये जो V अपॉन N है ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। तो ये वैल्यू पुट करते हैं, R की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, 8.314, और टेम्परेचर केल्विन में है 300, और प्रेशर दिया गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, तो 600 इंटू में 10⁻³। तो यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 4.157 मीटर क्यूब पर मोल। ठीक है, तो यहाँ पे ये मीटर क्यूब वॉल्यूम हो गया और ये किलो मोल।
यहाँ पे ये किलो मोल है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट, देखते हैं 4.157। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 4.17 मीटर क्यूब पर किलोग्राम मोल, ठीक है। नेक्स्ट है 113। 113 में पूछा गया है ए गैस इज कंप्रेस्ड इन अ सिलेंडर बाय ए मूवेबल पिस्टन टू ए वॉल्यूम 1/2 इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। एक गैस है उसको कंप्रेस किया जा रहा है किसी सिलेंडर, मूवेबल सिलेंडर के अंदर, और उसका जो वॉल्यूम है वो ओरिजिनल वॉल्यूम का कितना हो जा रहा है, 1/2 हो रहा है। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस 300 किलो जूल हीट इज लेफ्ट द गैस। तो उसमें से उस प्रोसेस के दौरान 300 किलो जूल हीट निकलती है एंड इंटरनल एनर्जी रिमेन्स सेम, और इंटरनल एनर्जी क्या है हमारी सेम है। तो वर्क डन निकालना है उसके अंदर। अब हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स डेल क्यू इक्वल टू होता है डेल डब्ल्यू प्लस में डी यू। डी यू क्या है यहाँ पे, इंटरनल एनर्जी है। अब यहाँ पे बोला गया है कि जो इंटरनल एनर्जी है वो हमारी क्या है, कांस्टेंट है। तो इंटरनल एनर्जी होगी हमारी 0। अब जो हीट जितनी निकल रही है उसमें से, तो वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा, हीट के बराबर, ठीक है। जितनी हीट उसमें से निकलेगी उतना ही वर्क डन हमें मिलेगा उसमें से, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, 300 किलो जूल। तो यहाँ पे ये किस में दी गई है, किलो जूल में दी गई है, और यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं न्यूटन मीटर में दिए गए हैं। तो किलो की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, 10⁻3, और जूल जो होता है, जूल को अपन लिखते हैं न्यूटन मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे जूल की जगह क्या लिख देंगे, न्यूटन मीटर, और किलो की जगह क्या रखेंगे, 10⁻3। तो ये कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 300 10⁻3 न्यूटन मीटर, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 114। 114 में पूछा गया है द लॉ PV टू द पावर गामा इज नॉट एप्लीकेबल फॉर। तो ये जो लॉ है PV टू द पावर गामा, ये किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, वो पूछा गया है। तो हम जानते हैं जो एडियाबैटिक प्रोसेस होती है, एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या यूज करते हैं, PV टू द पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो PV टू द पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट किसके लिए होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया गया है एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ द स्टीम इन टरबाइन, तो ये इसके लिए एप्लीकेबल है। सेकंड है एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ स्टीम इन रेसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजन, तो यहाँ पे भी एडियाबैटिक एक्सपेंशन करा रहे हैं, यहाँ पे भी एडियाबैटिक एक्सपेंशन करा रहे थे। अब थर्ड है सी आइडियल कंप्रेशन ऑफ एयर। एयर के लिए जो गामा की वैल्यू होती है वो 1.4 होती है, ठीक है। और यहाँ पे भी हम जो एडियाबैटिक प्रोसेस है उसके अंदर भी गामा की वैल्यू हम 1.4 लेते हैं, ठीक है। तो ये आइडियल कंप्रेशन ऑफ एयर, तो इसके लिए भी एप्लीकेबल है। यहाँ पे ऑप्शन डी में दिया गया है एडियाबैटिक कंप्रेशन ऑफ एयर, तो यहाँ पे भी एडियाबैटिक कंप्रेशन करा रहे हैं एयर का, तो इसके लिए भी ये लॉ एप्लीकेबल है। नेक्स्ट है ई, यहाँ पे दिया गया है फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। तो फ्री एक्सपेंशन में वर्क डन क्या होता है, 0 होता है, और यहाँ एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन हमारा निकल के आता है ये P1 V1 माइनस में P2 V2 अपॉन में गामा -1। तो ये वर्क डन निकल के आता है। यहाँ पे फ्री एक्सपेंशन में क्या होता है, वर्क डन 0 होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। फ्री एक्सपेंशन के लिए ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 115। इसमें पूछा गया है द मोर इफेक्टिव वे ऑफ इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन इज। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कार्नोट इंजन की जो एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज करने के लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव वे कौन सा है। तो कार्नोट इंजन की जो एफिशिएंसी होती है वो क्या होती है, 1 - T3 अपॉन में T1। T3 अपॉन में T1 किस तरीके से होती है, यहाँ पे देखिए कार्नोट जो साइकिल है ये हमने TS डायग्राम बनाया है, ठीक है। ये TS डायग्राम है, यहाँ पे 1 2 3 और 4,
ये टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर है और जो 1 वाला टेम्परेचर है वो हायर टेम्परेचर है। तो यहाँ पे T1 जो है वो लोअर टेम्परेचर है और जो T3 है वो हायर टेम्परेचर, ये जो T1 है वो हायर टेम्परेचर है और T3 लोअर टेम्परेचर है। तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एफिशिएंसी इक्वल टू 1 माइनस TL अपॉन में TH। तो ये लोअर टेम्परेचर हो गया, ये हायर टेम्परेचर हो गया। अब इसमें बोल रहा है इंक्रीज हायर टेम्परेचर। जब अपन हायर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो ये जो वैल्यू है ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू कम होगी, मतलब नीचे वाली जो वैल्यू है वो इंक्रीज करेगी, नीचे वाली वैल्यू इंक्रीज करेगी, तो ये जो वैल्यू है वो ऊपर वाली कम होगी। ऊपर वाली वैल्यू कम होगी तो मतलब ये जो टोटल टर्म है वो कम हो जाएगी। तो टोटल टर्म कम होगी तो ये जो वैल्यू है वो इंक्रीज करेगी, मतलब एफिशिएंसी इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे एफिशिएंसी इंक्रीज करती है। दूसरा, अगर डिक्रीज करेंगे हायर टेम्परेचर को तो एफिशिएंसी हमारी क्या करेगी, कम होगी। थर्ड है डिक्रीज लोअर टेम्परेचर। अब यहाँ पे देखिए, इसको इंक्रीज कर रहे थे हायर टेम्परेचर को, एफिशिएंसी तब भी इंक्रीज हो रही थी। और दूसरा है लोअर टेम्परेचर को हम क्या करें, डिक्रीज कर दें, ये लोअर टेम्परेचर इसको कम कर दें। और यहाँ पे क्या था, हायर टेम्परेचर। अगर लोअर टेम्परेचर को कम करेंगे तो ये जो टोटल टर्म है, टोटल टर्म क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। टोटल टर्म डिक्रीज करेगी तो जो एफिशिएंसी है वो क्या होगी, इंक्रीज करेगी। तो यहाँ पे दोनों के कारण एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है। एक तो ये एफिशिएंसी इंक्रीजेज बाय इंक्रीजिंग द हायर टेम्परेचर और एफिशिएंसी इंक्रीजेज बाय डिक्रीजिंग द लोअर टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे लोअर टेम्परेचर को तो हमारी एफिशिएंसी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो यहाँ पे क्या पूछा गया, मोर इफेक्टिव वे। यहाँ पे इससे एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, लेकिन उससे ज़्यादा एफिशिएंसी हमारी किससे इंक्रीज होती है, अगर हम लोअर टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं। तो दोनों के कारण एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, लेकिन ज़्यादा इफेक्टिवली कौन सा होगा हमारा, ये लोअर टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 116। यहाँ पे पूछा गया है एंट्रोपी चेंज डिपेंड्स ऑन। तो एंट्रोपी चेंज किस पर डिपेंड करता है, हीट ट्रांसफ़र पर। जो चेंज इन एंट्रोपी DS इक्वल टू क्या होता है, dQ/T। तो यहाँ पे ये चेंज इन एंट्रोपी डिपेंड्स ऑन हीट ट्रांसफ़र। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। यहाँ पे इस ऑप्शन में सी में दिया गया है चेंज इन टेम्परेचर। तो यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। DQ इक्वल टू होती है DS इक्वल टू dQ/T। तो यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है 117। इसमें पूछा गया है फॉर अ रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस चेंज इन एंट्रोपी इज। तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस की बात की गई है यहाँ पे बात की जा रही है रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। तो रिवर्सिबल प्रोसेस है और एडियाबैटिक है। तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होगा, एंट्रोपी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, ये याद रखना है आपको, एंट्रोपी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी तो यहाँ पे चेंज इन एंट्रोपी पूछा गया, चेंज इन एंट्रोपी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो रिवर्सिबल है प्रोसेस और एडियाबैटिक है, तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक में एंट्रोपी हमेशा कांस्टेंट रहती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 118। इसमें पूछा आइसोकोरिक प्रोसेस इज वन इन विच। आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब है जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है। ठीक है, वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो क्या होगा, इसके अंदर वर्क डन 0 रहेगा। नो मैकेनिकल वर्क इज डन बाय द सिस्टम, क्योंकि वर्क डन हमारा क्या होता है किसी भी साइक्लिक प्रोसेस के अंदर PdV, और dV यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। PdV यहाँ PdV है तो dV हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो dV कांस्टेंट है तो जो वर्क डन है वो हमारा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 119। क्वेश्चन नंबर 119 में पूछा गया है पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स इज गिवन बाय। पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स निकालना है हमें n की वैल्यू। पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स तो देखते हैं
पॉलीटॉपिक इंडेक्स के बारे में। पॉलीटॉपिक इंडेक्स यहाँ से निकालेंगे P1 V1 टू द पावर n इक्वल टू क्या होता है P2 V2 टू द पावर n। अब यहाँ पे अपन इन दोनों साइड में क्या ले लेंगे, लॉग ले लेंगे। तो लॉग लेंगे तो ये क्या हो जाएगा ln P1, और यहाँ पे लॉग लेंगे log V1 टू द पावर n, तो n हमारा आगे आ जाता है। तो n ln V1 इक्वल टू, इसी तरीके से इस साइड लेंगे लॉग, तो ये क्या हो जाएगा ln P2 प्लस में n ln V2। तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे, ये ln P2 जो है वो इस साइड ले आएंगे और इसको अपन n ln V1 है इसको इस साइड ले आएंगे। तो ये क्या हो जाएगा ln P1 माइनस में ln P2 इक्वल टू n ln V2, ये n ln V2 माइनस में n ln V1। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा ln P1 अपॉन में P2 इक्वल टू n ln V2 अपॉन में V1। तो यहाँ से n की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। इंडेक्स ये है पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स, तो पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स n इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ ln P1 अपॉन में P2 अपॉन में क्या आ जाएगा ln V2 अपॉन में V1। तो यहाँ पे n की जो वैल्यू है वो हमारी क्या निकल के आ रही है ये। अब इसको अगर अपन उल्टा कर देते हैं, जैसे ये क्या कर दिया हमने P2 को ऊपर लेके आ गए ln P2 अपॉन में P1, और यहाँ नीचे भी रिवर्स कर दिया ln V1 अपॉन में V2। तो ये ऑप्शन नंबर ए से क्या करेगा मैच करेगा, ये क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए log P2 अपॉन में P1 log V1 अपॉन में V2। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 120। इसमें पूछा गया है व्हेन ए गैस फ्लोज थ्रू ए वेरी लॉन्ग पाइप ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन द फ्लो इज अप्रॉक्सीमेटली। तो फ्लो कैसा होगा हमारा, आइसोथर्मल फ्लो होगा। अगर कोई लॉन्ग पाइप है, कोई लॉन्ग पाइप है, ठीक है, वेरी स्लोली फ्लो हो रहा है, तो उसके अंदर टेम्परेचर हमारा क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा। आइसेंट्रोपिक हो नहीं सकता क्योंकि उसके अंदर कुछ अगर लॉन्ग पाइप है, कोई लॉन्ग पाइप है तो उसके अंदर फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन के कारण हीट ट्रांसफ़र जरूर होगा, फ्रिक्शन के कारण क्या होगा हीट ट्रांसफ़र होगा, और फ्रिक्शन के कारण उसका जो प्रेशर है वो भी डिक्रीज करेगा। ठीक है, डिक्रीज इन फ्रिक्शन के कारण प्रेशर पे भी चेंज होगा, तो प्रोसेस आइसोकोरिक नहीं हो सकती, और वॉल्यूम उसके अंदर चेंज हो ही रहा है तो प्रोसेस जो है आइसोबैरिक नहीं है, आइसोकोरिक नहीं है, और हीट ट्रांसफ़र हो ही रहा है उसके अंदर क्योंकि लॉन्ग पाइप है, फ्रिक्शन होगा उसके अंदर, तो एडियाबैटिक प्रोसेस भी नहीं होगी और एसेंट्रोपिक भी नहीं होगी। तो इसलिए जो प्रोसेस है वो वेरी स्लोली हो रही है, तो क्या हो जाएगा वो आइसोथर्मल होगी। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर उसके अंदर कांस्टेंट रह सकता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।